हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपना चैनल राजनीतिक चौपाल में। हम लोग संविधान की सरकार के अंग को उस दिन समझ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जिस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास किया पूरे की पूरी राज्य व्यवस्था को। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको वह समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमको बताइएगा। उस कहानी में कुछ एक विशेष बात जो मैं बताना भूल गया या मुझसे छूट गई, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। क्योंकि वो कहानी आपके दिमाग में बैठ गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगली एक लाइन की बस कहानी बची है जो आपके दिमाग में और बैठ जाएगी और आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। जो राजा था उस वक्त मैंने बताया था, गोपाल नाम का जो राजा था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो क्या कहानी थी आपको पता है। नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उसका जो उस वक्त का जो राजा था वो बाद में जब बुजुर्ग होने लगा, जब वो उसकी उम्र अपना ढलता गया और वो अपने उम्र के 70-75 साल के उम्र पर पहुंच गया, तो उसको चिंता सताने लगी कि भैया यह तो ठीक है, मैंने ये सब कर रखा है, इतना सब कुछ बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है, कल को ये सब इनमें से कोई बगावत कर दे या सब कुछ, ये जिस तरह से मैंने इतना बढ़िया शासन व्यवस्था संभाल रखा है, मेरे बच्चे इसका वो ना कर पाएँ और ये जितने भी मेरे आदमी हैं ये सब विद्रोह कर दें या उनको मार दें, तो इससे अच्छा है कि कुछ नियम कानून बना दिया जाए। और उसने अपने इन्हीं लोगों के साथ बैठकर, या कुछ खास और अलग लोग थे, वो यहाँ पर ज़्यादा उतना नहीं वो करने की ज़रूरत है, उसने एक किताब बनवाई एक अपनी, जिसमें अपनी सारी की सारी नियम कानून लिख दिए, सारी की सारी जो ये प्रावधान मैंने आपको बताया था, जो उसका पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे क्या क्या होगा, कौन कौन क्या क्या होगा, उसने सारी बातें उस किताब में लिख दिया और कहा कि अब से और मेरे आने वाले समय तक एकदम इसी किताब के हिसाब से ये शासन चलेगा, क्योंकि मैंने बनाया है। उसी किताब को संविधान कहा गया। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, संविधान कहा गया कि जिस किताब में सारी की सारी नियम कानून और कैसे देश क्या व्यवस्था चलेगा, राज्य व्यवस्था कैसे चलेगा, क्या काम रहेगा, किसका कौन कैसे काम करेगा, किसके अधीन रहेगा, ये सारी की सारी उसने उसमें बात लिख दी। क्लियर है, संविधान उस किताब को कहा जाता है, वो आज भी मौजूद है। ये मैंने कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर फर्स्ट वीडियो तो आपके मन में कई प्रश्न उठ सकता है, इसलिए आप लास्ट वीडियो देखें। तो फिर उसके बाद से एक चीज़ और, उसने एक चीज़ देखा कि इसके बावजूद भी इस संविधान को मानने के लिए कोई होना चाहिए। मैंने पूरी कहानी में या अब तक न्यायपालिका का जिक्र नहीं किया है। उसने एक ऐसी अलग ही वो संस्था का निर्माण किया। उसने कहा कि जो न्याय करेगी, जो कि गलत करने वालों को दंड देगी, इस कानून को न मानने वालों को दंड देगी, इस संविधान को न मानने वालों को दंड देगी, और देखेगी कि इसी के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। तो उसने एक संस्था बनाया जिसका नाम न्यायपालिका रखा। क्लियर है, बस वो कहानी और इस 2 मिनट के इस बात को आप यहीं पर समझ जाइएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आइए तो अब बढ़ते हैं हम लोग न्यायपालिका की तरफ। और न्यायपालिका के बारे में हम आपको बताएं तो हमने शुरू में ही बताया था, जिस वक्त हम लोग सरकार के अंग समझ रहे थे, कि ये कानूनों को न मानने वालों को दंड देने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, किसको दंड देने का काम करती है, तो कानून को न मानने वालों को। ठीक है, ये एकीकृत एकहरी है। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। ठीक है, दोहरी का मतलब कि एक केंद्र स्तर पर भी है और एक राज्य स्तर पर भी है। अब मुझे ज़्यादा डिटेल में उतरने की जरूरत नहीं कि केंद्र क्या है, राज्य स्तर क्या, आप समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही स्तर पर है, यानी कि ऊपर से नीचे तक। ठीक, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो पूरे देश में एक है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, ये सबसे ऊपर है, पूरे देश में। यह इसका जो फैसला होगा पूरे देश में मान्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो फैसला होता है पूरे देश में मान्य होता है, फिर नानुकुर नहीं, यही अपने फैसलों को बदल सकती है। इसके नीचे का कोई और बदल भी नहीं सकता है, अगर बदलने की आवश्यकता है तो। ठीक है, इसके अधीन, इसके नीचे जो होती है वो हाई कोर्ट होता है। ये पूरे देश में 25 है इस वक्त वर्तमान में। ठीक है, हर राज्य के लिए एक एक है और कुछ 2 राज्यों के लिए भी एक है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्या है आगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये पूरे देश में 25 है। ये अपने राज्य के साथ साथ अगर ऐसा कुछ है तो अगर ये फैसला देती है तो न सिर्फ अपने राज्य में, बल्कि जब तक कि उसको अन्य किसी उच्च न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बदला जाता है, तो उसके दिए गए फैसले पूरे देश में मान्य होते हैं। क्लियर, आप सुन कैसे मैं ये बात इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि आप बैठे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे से जिले में बैठे, छोटे से ग्रामीण मंडल में बैठे, और आप मंडल का अखबार मंगाकर पढ़ रहे हैं। वहां पर आप देखते होंगे कि उसमें लिखा रहता है कि केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। ठीक है, या फिर आप देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला दिया, या फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट ने, या राजस्थान हाई कोर्ट ने। आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में, एक आपके अपने लोकल एरिया का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको खबर कहाँ की, हाई कोर्ट से रिलेटेड वहाँ की खबर छप रही है।
वहाँ के सरकार की कोई खबर उतनी जब तक महत्वपूर्ण नहीं हो रही है नहीं छप रही है। लेकिन अगर केरल हाई कोर्ट कोई फैसला दे रहा है तो आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है कि जब तक वह आदेश जो उसने आदेश दिया, जो फैसला दिया है, वो तब तक मान्य रहेगा जब तक कोई और हाई कोर्ट उसको पलट ना दे, बदल ना दे, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज ना कर दे, बदल ना दे। इसीलिए वो पूरे देश में वो हो जाता है। इसीलिए इनका जो ऊपर से नीचे का जो ये वाला जो इनका क्या नाम है, वो है एक हरी है, एकीकृत है, ठीक है। यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो पूरे देश में सब और सभी नीचे, ना कि सिर्फ पूरे देश में, नीचे के सभी न्यायालयों को मानना है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आ गया आपका हाई कोर्ट। मान लीजिए ये आपका हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, ठीक है, वो भी पूरे देश पे तो मान्य होगा ही, और इसके नीचे के अधीन के सभी जितने भी जिला के न्यायालय हैं, मैंने बोला ना कि अगर केरल हाई कोर्ट फैसला दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का लोअर कोर्ट को उसी आधार पर सेम वैसा ही केस हो रहा तो बदल के कुछ और दे देगा, नहीं। फिर उसके लिए हाई कोर्ट ही बदलेगा तो बदलेगा, या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। क्लियर? तो इसके नीचे के अधीन के सभी को मानने का वो है, ठीक है ना, मानेंगे, सभी मानेंगे। और सबसे नीचे होता है आपका लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जिसे कहते हैं, जो कि हर जिले में है, हर जिले में होता है। इसमें भी आगे दो तरह का वो बंटवारा होता है। खैर फिलहाल इतना समझिए आप लोग, ये आप समझ होंगे कि उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय में अगर बात कीजिए तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे भारत में एक है, ठीक है, जो दिल्ली में है। ये हेड है, सभी न्यायालयों का हेड है, ठीक है, सभी देश के सभी न्यायालयों का हेड है। ये जो उसने जो फैसला दे दिया पूरे भारत में मान्य है, और क्या नाम है, इनके लोअर भी मानेंगे जितने भी इसके अधीन है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे अधीनस्थ हो। यहाँ देखिए तो उनकी संख्या 25 है भारत में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1+33 न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 1+1 मतलब CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यानी कुल कितने हुए? 34 हुए कुल। अगर कुल पूछता है आपसे एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है, तो फिर 34 मारेंगे। लेकिन अगर पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं, ठीक है, या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने न्यायाधीश हैं, तो आप समझिएगा 1+33 की बात है, ठीक ना। तो एक न्यायाधीश जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इन 34 में जो एक है, जो सीनियर है, जो एज में सबसे, इन 34 में जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं, अनुभवी हैं, वो आपके कौन है? वो होते हैं CJI, इनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? ठीक है। भारतीय संविधान में जब मूल संविधान में इसकी बात की जाए तो 1+7 की व्यवस्था थी, 1+7। सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या है वो आर्टिकल 124 में की गई है, अनुच्छेद 124 में की गई है, 124 में, और वहीं हाई कोर्ट की जो व्याख्या है वो 214 में है। क्लियर है? 214 में। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब उच्चतम न्यायालय की बात कर ली जाए तो देखिए उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में इस वक्त जो आपके CJI हैं वो है DY चंद्रचूड़, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये 50वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 50वें हैं। इनके पिताजी जो थे वो 16वें थे। इनके पिताजी का नाम था यशवंत YV चंद्रचूड़ नाम था, ठीक है। अभी मैं उनकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ आपको। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ नाम था, ये हैं उनके पिताजी, ठीक है। YV चंद्रचूड़ नाम है इनका, ठीक ना, चंद्रचूड़। क्लियर है? और ये है आपके DY चंद्रचूड़। ये YV चंद्रचूड़ बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अब तक के CJI के उसमें सबसे ज़्यादा CJI के पद पर रहने वाले व्यक्ति यही हैं। सबसे ज़्यादा ये 16वें थे, ध्यान रखिएगा, 16वें CJI थे। और इनके लड़के हैं ये DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें हैं, भारत के 50वें CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर? सबसे ज़्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले यही DY चंद्रचूड़ हैं, YV चंद्रचूड़ है, माफ़ कीजिएगा। और ये रहे थे करीबन 2696 दिन। अब 365 से भाग कर लीजिए, पता लग जाएगा कितने साल तक रहे थे, है ना। तो काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, करीबन आई थिंक 7 साल के आसपास होगा, ठीक है। तो उतने साल तक रहे थे। और ये जो है ये भी 2 साल तक रहेंगे इनके लड़के। ये 10 नवंबर 2024 तक अपने पदभार को ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाए और तो इनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भी इनको राष्ट्रपति साहब ही दिलाते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्यों इसलिए दिलाते हैं? क्योंकि उन्होंने तो इसकी व्यवस्था की थी। कहानी से याद रखिए, वो कहानी हकीकत नहीं है, बस याद रखने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो इसीलिए वो इनको शपथ दिलाते हैं। साथ में उम्र जो है इनकी कितनी होनी चाहिए? अधिकतम है सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो 65 साल है। मिनिमम उम्र की कोई वो नहीं है। अगर बात की जाए नियुक्ति की तो वही राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति साहब ही करेंगे, है ना।
और अगर योग्यता की बात की जाए योग्यता की, तो योग्यता में कोई विशेष योग्यता नहीं है, दो ही योग्यता है। पहली तो भारत का नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है। और दूसरी योग्यता इनकी ये है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के न्यायाधीश के पद पर रहे हो, या 10 साल के वकालत अधिवक्ता का मतलब इनका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये उस पद के लिए उम्मीदवार है। कॉलेजियम इनको चूज करती है, वो लोग जब डिटेल जब करेंगे, जब संविधान शुरू से चलेंगे तो हम लोग करेंगे, घबराइए मत। अभी फिलहाल इतना समझिए। हटाने का प्रावधान की बात की जाए तो संसद हटाया जाता है, ये बेसिक मैं समझा रहा हूँ, मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ डीप जाएंगे तो अगर एक सदन पेश करता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है, लंबे चौड़ी प्रोसीजर है इसका। बस इतना समझिए कि हटाता कौन है, तो हटाता संसद है। संसद बाकायदा ऐसे नहीं कि हवा में हटा दिया जाता है, कोई भी उठ के हटा दे ना। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ दो आधार पर इनको हटाया जा सकता है किसी भी उनको, एक तो साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता, ये ध्यान रखिएगा। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पद से नहीं हटाया गया है, और वैसे लाया तो गया हुआ है, कई लोगों के खिलाफ लाया गया। आपके दीपक मिश्रा थे, उनके खिलाफ भी लेकर आया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद से संविधान के व्याख्याता या संविधान का रक्षक भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है, संविधान का रक्षक, संविधान का व्याख्याता कहा जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2696 दिनों तक रहने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ, सर्वाधिक दिनों तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे हैं वो यही है। कौन? जो वर्तमान में उनके पिताजी यानी कि YV चंद्रचूड़, ठीक है। 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये हो गए आपके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम से आपको वो हो रहा होगा। देखिए, ये देखिए, पहले CJI कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे, ये पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट CJI। ये पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम रट लीजिएगा। CJI आज तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला नहीं बनी है। अभी बीच में उम्मीद थी भी, लेकिन वो खैर वो उसको नहीं वो किया गया। ये देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ जो महिला नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश रही है कोई अगर, तो वो है फातिमा बीबी, ठीक ना। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछता है। ये मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि पूछता और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बाकी आर्टिकल वाइज हम लोग संविधान, इसके बाद से कोशिश करते हैं कि संविधान शुरू किया जाए, और उससे पहले ये भी प्रयास रहेगा कि संप्रभुता को लेकर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो है हमारा राज्य के चारों अंग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद संविधान और थ्योरी एक साथ शुरू किया जाएगा। तो और एक ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि PIL लाने का, जनहित याचिका लाने का श्रेय किसने किया? तो ये PN भगवती। आइए इनको फोटो के माध्यम से भी देख लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप देख कर समझेंगे वो आपको दिमाग में बैठा रहेगा। ये देखिए, ये है आपके भारत के फर्स्ट CJI। कौन है? फर्स्ट CJI, ध्यान रखिएगा। HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। ये है आपके PN भगवती। कौन है ये? PN भगवती, ठीक ना। PN भगवती यही है जिनके उसका से PIL लाने का मतलब जनहित याचिका ये है कि 10,000 का, आई थिंक, जहाँ तक मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 10,000 की राशि आप जमा करने के बाद आप जो जनहित के लिए, मतलब आम लोगों के हित के लिए जो कोई मुद्दा होता है वो आप उठा सकते हैं वहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, चाहे आपके खिलाफ हो रहा हो ना हो रहा हो, ये मायने नहीं रखता है। पहले मतलब ये था ना कि सिर्फ मैं ही इसका मेरे पर ही भुक्तभोगी, मैं ही इसको झेल रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और वो कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है, अब मैं PIL डालकर मतलब कुछ लोगों के हितों की भी बात की आवाज़ उठा सकता हूँ। आजकल जनहित याचिका बहुत डाली जा रही हैं, कभी किसी मूवी को लेकर, कभी किसी संस्था को लेकर, कभी किसी धर्म उसको लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। कुछ लोग पहुँच जाते हैं और PIL डाल देते हैं, जनहित याचिका डाल देते हैं कि जनहित नाम से आप समझिए ना, जन की हित, जनता के हित के लिए जो याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये इस वर्ग का, इस जनता का हित है। और आप ये देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुनवाई कर सकता है, देखेगा, वरना खारिज कर देगा तो पैसा रख लेगा जो जमा किया हुआ है आपने, और नहीं तो सुनवाई करेगा तो फिर सुनवाई करेगा, पैसा बाद में देखेगा क्या करना, लौटाना है लौटा देता है, ठीक ना। बाकी ये नीचे आप देख रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की फोटो है, सबसे पुरानी हाई कोर्ट है हमारे। अब हाई कोर्ट की ओर चलते हैं। हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद मैंने आपको बताया 214 में इसका वर्णन है। कुल भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। 2 राज्यों से अधिक का भी इसमें प्रावधान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 राज्यों से, जैसे कि आप एग्जांपल ले लिए चंडीगढ़, ठीक ना। तो चंडीगढ़ का जो है वो हरियाणा का भी और पंजाब का, दोनों का, वो चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों का के जो वहाँ का उच्च न्यायालय है वो देखता है, उसके क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक ना। दिल्ली एक ऐसा UT है जिसका अपना हाई कोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली के लिए अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। और नियुक्ति इनकी कौन करता है? इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रपति साहब जो हैं नियुक्ति करते हैं। क्लियर। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ, उसमें भी चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ पटना, चीफ जस्टिस ऑफ आप मुंबई ले लीजिए, मतलब जो भी होगा, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सेंट्रल लेवल पे कौन कर रहा था? राष्ट्रपति साहब कर रहे थे। तो राज्य लेवल पर कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। कौन करेगा? अभी हम आपको एक तरीका से, एक ऐसे तरीके से आपको हम बताते हैं जो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। एक सेकंड बस रुकिए। राज्यपाल कौन करता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है। देखिए ये हो गया राज्यपाल, नहीं रुकिए, ये हो गए आपके राष्ट्रपति, ठीक ना। इन्होंने नियुक्त किया किसको? इन्होंने नियुक्त किया आपके राज्यपाल को। ये हमने पिछले पूरे उसमें कहानी में सब समझ रखा है, दोबारा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। और इन्होंने नियुक्त किया किसको? आपके उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को। ये भी नियुक्त किया इन्होंने, क्योंकि दोनों जो हैं, किसी ने जिस राज्य के होंगे उसी राज्य के होंगे। मान लीजिए कि क्या नाम है कि ये दोनों नियुक्त किया हुआ है, किसको? यूपी में किया हुआ है, यूपी में, है ना। ठीक है, यूपी में राज्यपाल को भी भेजा और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, नियुक्ति। दोनों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 1 मिनट में आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश के, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्लियर है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन। और शपथ दिलाने का काम कौन करता है? ये दोनों लोग आपस में ही कर लेते हैं कि चल भाई तू मुझे शपथ दिला दियो, ठीक है भाई तो मैं तुझे शपथ दिला दूंगा। ये लोग आपस में ही कर लेते हैं। क्लियर है। एक तीर यहाँ से ऐसे मिटा दीजिए, एक तीर यहाँ से ऐसे मिटा दीजिए, है ना। अब सही है कि तुम ये कहते हैं राज्यपाल साहब कि तुम मुझे शपथ दिला दो, तो ये कहते हैं कि तुम मुझे शपथ दिला दो। यानी कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता कौन है? राज्य के उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम उसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो दिलवाते हैं। क्लियर है। हटाने का प्रावधान सेम टू सेम आपका सुप्रीम कोर्ट के तहत ही है, यानी कि संसद के थ्रू ही इनको भी हटाया जाता है। वही 2 आधार मैंने बताया। साबित कदाचार मतलब कि यह सिद्ध हो जाए कि यह इंसान कैरेक्टरलेस है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब कोई किसी को हटाएगा। साबित कदाचार पर या असमर्थता पर कि भैया ये तो फर्जी की डिग्री ले आया, कहीं से लग रहा है चलते फिरते कहीं से डिग्री ले आया है, इसको पता है नहीं कि आर्टिकल 1 ही क्या है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो उस दोनों आधार पर अगर ये सिद्ध हो जा रहा है तो हटाया जा सकता है। योग्यताएं, इनकी भी कोई विशेष योग्यताएं नहीं है। वही है कि पहला भारत का नागरिक हो, ये तो दोनों में कॉमन है। और दूसरा वहां पर क्या था कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का मतलब न्यायाधीश के पद पर रहे हो या 10 साल के अधिवक्ता के पद पर रहे हो। यहाँ पर 10 साल के न्यायाधीश और 10 साल का वो है, दोनों में से कोई एक कम से कम, ठीक है, होना चाहिए, तो ही आप उसके लिए योग्य हैं। क्लियर है। तो ये हमने देखा आपको उच्चतम न्यायपालिका का जो मोटा मोटे जो फैक्चुअल चीज़ें थी वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो है संविधान को की प्रस्तावना से शुरुआत करने से पहले या संविधान सभा से शुरुआत करने से पहले एक बार क्यों ना अब तक जो हमने जो क्लासेस अब तक जितनी हो गई हैं उनका एक बार टेस्ट के माध्यम से, कुछ प्रश्नों के माध्यम से 10-10 प्रश्न आई थिंक या 20-20 प्रश्न जितने बन सकते हैं जो मैंने वीडियो में बाकायदा पढ़ाया है, उसको एक सेशन शुरू कर देते हैं। आई थिंक 5 या 7 वीडियो में सब खत्म कर दूंगा, है ना। फिर हम लोग संविधान शुरू करते हैं और थ्योरी में संप्रभुता खत्म करके फिर संविधान शुरू किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।